हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास के इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में, जो आपका यहाँ पे अर्थशास्त्र का पेपर होने वाला है 4 मार्च का। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है। सारे के सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में सॉल्व कराए जाएंगे, पूरे के पूरे A to Z तक जितने प्रश्न आपके इसमें होते हैं सारे के सारे प्रश्न विद आंसर के साथ सॉल्व कराने पूरे के पूरे कराने वाला हूँ। बस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखने का। चैनल पर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सबसे ऊपर अपना रोल नंबर डाल लेना है। ये आपका पेपर कोड हो जाता है, ये आपका यहाँ पे सेट हो जाता है। यहाँ पर टोटल 23 प्रश्न होने वाले हैं, 3 घंटे का समय मिलने वाला है और टोटल आपके यहाँ पे मार्क्स 80 नंबर का पूरा पेपर आपका ही होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट के पास इकोनॉमिक्स इस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले, आपको पूरे के पूरे 80 के 80 नंबर इसी वीडियो के माध्यम से आने वाले हैं। तो पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराया जाएगा विद आंसर के साथ। बस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखते रहना। अगर इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट तक देखना। इसके लास्ट में बताएंगे कि PDF आपको इसका कहाँ मिलने वाला है। बस वीडियो में आपको पूरा का पूरा बनाना है। चलो पहले प्रश्न, क्योंकि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे निर्देश दे रखे, इन सारे के सारे निर्देशों को पढ़ लेना है, जिससे आपको पूरा का पूरा पेपर समझ में आ जाएगा कि पेपर में क्या पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया। तो इनको आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना है। हम पहले प्रश्न की ओर चलते। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, हम इसकी बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो टोटल आपके यहाँ पे 6 नंबर के होने वाले हैं। तो पहला पूछा गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है वो आपको हमें बताना है। तो यहाँ पे आपका व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है आपका। इसके बाद दूसरा पूछा है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता कैसी होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शून्य होती है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा पूछा गया कि औसत लागत वक्र का आकार होता है कैसा होता है। तो यहाँ पे यू अक्षर जैसा होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आगे सारे प्रश्न कराने वाला हूँ विद आंसर। वीडियो में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा बना रहना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया कि यहाँ पर पूछा गया है कि कृषि वस्तुओं के लिए कीमत निम्नतम सीमा को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है चौथे में। पांचवें पूछा गया कि समूह की बनावट पर ध्यान ना देना किस अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो यहाँ पे आ जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र की समस्या, ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 6 में पूछा है कि भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा RBI, भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इस तरह से आपके सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, इनको आपका यहाँ पे अच्छे से याद कर लेना है, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस तरह से सारे के सारे प्रश्न कराने वाला। वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना और वीडियो को आपको यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या पूछेगा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर नेक्स्ट पूछा गया आपसे। प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया, दूसरे में पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो टोटल आपके यहाँ पे 6 प्रश्न पूछे गए, 6 नंबर के आपके यहाँ पे होने वाले हैं। पहला पूछा गया कि एक व्यक्तिगत उपभोक्ता का व्यवहार डैश अर्थशास्त्र का एक अंग कैसा है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग, तो यहाँ पे पहले में व्यष्टि आ जाएगा। दूसरा पूछा गया कि कुल परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस क्या होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्थिर लागत आ जाएगा दूसरे में। तीसरे में पूछा गया कि दीर्घकालीन कीमत को डैश कीमत कहा जाता है, सामान्य कीमत कहा जाता है। तीसरे में सामान्य आ जाएगा। चौथे में पूछा गया कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन व्यष्टि दृष्टिकोण से नहीं बल्कि देश दृष्टिकोण से किया जाता है, समष्टि दृष्टिकोण से किया जाता है। तो चौथे में समष्टि आ जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। पांचवें में राष्ट्रीय आय में केवल डैश आय को सम्मिलित किया जाता है, कौन सी आय को किया जाता है, व्यक्तिगत आय को यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे व्यक्तिगत लिख देना पांचवें में। इसके छठे में पूछा गया कि रक्षा ब्याज भुगतान आदि पर किया जाने वाला व्यय डैश व्यय है कैसा, गैर योजनागत व्यय है। तो यहाँ पे गैर योजनागत व्यय। इस तरह से आपके रिक्टेशन पूरे के पूरे यहाँ पे कर लेने, जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाले। इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको ध्यान से देख लें, वो भी यहाँ पे भर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि सत्य असत्य का चयन कीजिए, जो टोटल आपके 6 नंबर के यहाँ पे होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह का अध्ययन किया जाता है, सही या गलत। तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य हो जाएगा पहला। दूसरा पूछा गया कि पूछा गया कि कीमत तथा मांग में हमेशा सीधा संबंध होता है, ये भी आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा भी असत्य हो जाएगा आपका यहाँ पे। इसके बाद तीसरा पूछा गया कि कुल उत्पादन को MP से प्रदर्शित किया जाता है, सत्य या असत्य है। ये आपका यहाँ पे सत्य, ये आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा। चौथा पूछा गया कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, ये आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। पांचवा पूछा गया कि उपभोग फलन अपूर्ण रोजगार साम्य की व्याख्या करता है, ये आपका यहाँ पे सत्य हो जाएगा। छठा बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर
देश के पक्ष में हो जाती है, ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाता है। इस तरह से आपका पूरे के पूरे सत्य असत्य कर लेने जो आपकी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा उसकी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि सही जोड़ी बनाकर लिखिए। जो टोटल आपकी यहाँ पर 7 नंबर की होने वाली पूरी की पूरी सही जोड़ी, इन जोड़ियों को भी आपको यहाँ पर ध्यान से याद कर लेना है। तो यहाँ पे पहली जोड़ी मिला लेनी है NNP, ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी शुद्ध राष्ट्रीय आय, B से मिला देना। GNNP आपकी यहाँ पे हो जाएगी सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो जाएगा। वस्तु विनिमय की कठिनाई, तीसरी आपकी दोहरा सहयोग का अभाव हो जाएगा। D4 पूछा गया कि MPC आपका यहाँ पर सीमांत उपभोग प्रगति हो जाएगी। 5वां पूछा जाएगी कि केंद्रीय बैंक RBI हो जाएगी आपकी यहाँ पे। व्यावसायिक बैंक आपकी यहाँ पे SBI हो जाएगी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विनिमय का माध्यम। इस तरह से आपको पूरी की पूरी मैचिंग मिला लेनी जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाली। इस तरह से सारे के सारे प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ, बस सारे के सारे प्रश्नों को आपको यहाँ पे ध्यान से याद कर लेना जो आपके पेपर में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाने वाला प्रश्न नंबर 5, जिसमें पूछा गया कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना। जो टोटल आपके यहाँ पर 7 नंबर के प्रश्न पूछे गए, 7 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पहला ऑप्शन पूछा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम बताइए। तो यहाँ पे लिख देना दूसरा नाम सूक्ष्म अर्थशास्त्र लिख देना है। इसके बाद दूसरा पूछा गया जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तब कुल उपयोगिता क्या होती है। तो यहाँ पर दूसरे में कम लिख देना। तीसरा पूछा गया कि एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा क्या कहलाती है, सामान्य। तो यहाँ पर सामान्य वस्तुएं कहलाती है, तो तीसरे में सामान्य वस्तुएं लिख देना है। चौथा पूछा है कि प्रति इकाई लाभ का सूत्र लिखिए। ये आपको यहाँ पर PDF में मिलने वाला है, थोड़ा लंबा सूत्र है इसलिए इसका PDF में मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का एक दूसरे से संबंध क्या है, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। इसका भी आंसर आपको PDF में मिल जाएगा। PDF आपको यहाँ पे देख लेनी है। आपको PDF का लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसके PDF में आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि GDP का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे आपको लिख देना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिख देना आपको यहाँ पे 6 में। 7 में मूल्य का संचय मुद्दा का कौन सा कार्य, तो यहाँ पे आपको प्राथमिक कार्य लिख दें। इस तरह से आपका पूरा का पूरा ये जो 5th वाला प्रश्न है पूरा का पूरा मैंने करा दिया, इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान से कर लेना है। अब हम नेक्स्ट प्रश्नों की बात करते हैं जो आपके यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन होने वाले हैं, उन सबके भी आंसर आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके सामने प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि सीमांत उपयोगिता का अर्थ क्या है, या फिर अथवा पूछा गया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में कोई 2 विशेषता लिखिए। तो यहाँ पर 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 में से कोई प्रश्न करना होता है, जो आपका यहाँ पर 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। इनमें से जो भी जी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सारे के सारे प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को पूरा का पूरा आपको यहाँ पर लास्ट तक देखते रहना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पूछा गया कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसा होता है, यह क्या बताता है, इसके बारे में बताना। या फिर अथवा पूछा गया कि अवसर लागत की अवधारणा को समझें। इन दोनों का आंसर देख लीजिएगा आप यहाँ पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे 6 का आंसर है, जिसमें आपको सीमांत उपयोगिता का क्या अर्थ है ये, और अथवा वाला पूछा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की कोई 2 विशेषता बताइए। तो दोनों के दोनों प्रश्नों का आंसर यहाँ पे ये आपके सामने नीचे वाला अथवा का प्रश्न हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 आपको जो भी जी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं प्रश्न नंबर 6 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में देख लीजिएगा। 7 में यहाँ पे पूछा गया था कि उत्पादन संभावना का वक्र ढाल क्या है, या फिर अथवा में पूछा गया कि अवसर लागत की अवधारणा क्या है। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना था आपको यहाँ पर, अथवा आप 2 में से कोई प्रश्न कर सकते हैं, जो भी जी लगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि सीमांत लागत तथा औसत लागत में कोई 2 अंतर लिखिए, या फिर आपको यहाँ पे परिवर्तनशील लागत का अर्थ बताइए। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया कि बाजार संतुलन का आशय क्या है, इसको बताइए। आप मांग में कमी से कीमत कैसे प्रभावित हुई, ये बताइए। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना आपको यहाँ पर। प्रश्न नंबर 8 का आंसर देखते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रश्न नंबर 8 में सीमांत लागत बताना था, इसमें अंतर लिखना था। यहाँ पे आपको अथवा वाले में यहाँ पे परिवर्तनशील लागत का अर्थ बताना था। इन दोनों में से जो भी जी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जी हो, ठीक है। इसके प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया था। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया था कि बाजार संतुलन का आशय क्या है, और अथवा में पूछा गया था मांग में कमी से कीमत पर प्रभाव क्या है। ये मांग में कमी से अथवा वाला प्रश्न हो जाता है। एक प्रश्न में दोनों ही प्रश्न में करा रहा हूँ, जो अथवा वाला भी आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि यहाँ पर पूछा गया कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं, बताइए। यहाँ पर अथवा पूछा गया कि राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों के नाम बताइए। इन दोनों में से कोई प्रश्न कर लेना आपको यहाँ पे। या प्रश्न नंबर 11 RBI की कोई 2 कार्य लिखिए। या अथवा में एक देश का केंद्रीय बैंक किन रीतियों से साख को नियंत्रित करता है, ये बता दीजिए। प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है कि सीमांत उपभोग प्रगति को परिभाषित कीजिए, या फिर सामूहिक मांग से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 10 का आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया था सकल राष्ट्रीय आय क्या है, इसका हम यहाँ पे आंसर देखने वाले। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 का आंसर देख लीजिएगा।
जिसमें आपको यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ बताना था या फिर अथवा में राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां बतानी थी। इन दोनों में से कोई प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना था, ठीक है, जो जी लगे आपके लिए। प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते। 11 में पूछा गया कि आरबीआई की कोई दो कार्य लिखी या फिर अथवा में पूछा गया कि केंद्रीय बैंक द्वारा शाख नियंत्रण की विधियां बताइए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। अथवा वाला नीचे आपके सामने। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया था कि सीमांत